गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिस्टोरिकल रोमांटिक स्टोरीज़ के पार्ट 3 में एक अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कथानक पर चर्चा करेंगे। दैट इज़ नोन एज मालविकाग्निमित्र, द स्टोरी ऑफ मालविका एंड अग्निमित्र दैट वाज रिटन बाय कालिदास, हु वाज द ग्रेट पोएट, ग्रेट स्कॉलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। आते हैं हम लोग, अगर हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करें तो जो शुंग काल है, जिसे प्रोफेसर सत्यनाथ अय्यर ने गुप्त स्वर्णयुग की पुरोगामी या गुप्त स्वर्णयुग का पुरोगामी कहा है। इसे लव स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शुंग काल वह काल है जो भारतीय इतिहास में वैदिक प्रतिक्रिया का काल, जो भारतीय इतिहास में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया का काल, जो भारतीय इतिहास में वैदिक प्रतिक्रिया के काल के रूप में और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आते हैं, चर्चा करते हैं। शुंग काल में महत्वपूर्ण शासक हुए, जिसमें से आपके पुष्यमित्र शुंग उसके संस्थापक थे, और उसके बाद उसके पुत्र हैं अग्निमित्र। और अग्निमित्र की यह कहानी है। अग्निमित्र और एक विदर्भ राज्य की राजकुमारी हैं, जिनका नाम है आपका मालविका। जो विदर्भ राज्य है वो मालव प्रदेश में है। मालव प्रदेश आपका मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक के क्षेत्रों में विस्तारित है, और यह जो क्षेत्र है, यहाँ की राजकुमारी है मालविका। इन्हीं की कहानी है। तो अग्निमित्र और मालविका की कथानक को ही कालिदास ने आधार बना के आगे चल के वैदर्भी शैली में, कालिदास ने किस शैली का यूज किया? वैदर्भी शैली का। विदर्भ के क्षेत्रों में प्रचलित शैली, दैट इज नोन एज वैदर्भी स्टाइल। वैदर्भी शैली में उन्होंने लिखा है मालविकाग्निमित्रम। मालविका कालिदास को संस्कृत नाटक और संस्कृत काव्य का राजकुमार भी कहा जाता है। इनको विंसेंट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन भी कहा है। तो हमारे पास बहुत सारे कथानक इनके संदर्भ में प्राप्त हो रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा किया है। आते हैं, पुराणों में हमको शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक और तथ्य महत्वपूर्ण है कि शुंग वंश को मालविकाग्निमित्र में बैम्बिक वंश कहा गया है। बैम्बिक वंश। ठीक, आगे देखते हैं। तो पुराणों में हमको शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षचरित में हमको शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से भी हमको शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है, और इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक, गार्गी संहिता में हमको यवनों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, और इस आक्रमण के संदर्भ में कहा गया था कि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो उसके बाद जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसे कहा गया बाजीराज, तो जो उसे छोड़ा गया उसको यवनों ने जब पकड़ लिया तो अग्निमित्र के पुत्र और पुष्यमित्र शुंग के पौत्र जो हैं वसुमित्र ने जाके छुड़ाया और यवनों को पराजित किया। इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। मालविकाग्निमित्र में कई महत्वपूर्ण कथानक हैं। इससे हमको न केवल शुंगकालीन कला, साहित्य, संस्कृति आदि के बारे में जानकारी मिलती है, सामाजिक व्यवस्था आदि, साथ ही साथ हमको मालविका और अग्निमित्र के महत्वपूर्ण कथानक इसमें प्राप्त होते हैं। और एक है अयोध्या लेख, जो धनदेव का है। धनदेव जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के राष्ट्रीय अधिकारी थे, और इन्हीं का एक अभिलेख है अयोध्या अभिलेख, जिसमें भारतीय इतिहास में पहली बार संस्कृत शब्द का उल्लेख हुआ है। जबकि संपूर्ण रूप से संस्कृत में लिखा गया भारतीय इतिहास का जो पहला अभिलेख है वह है आपका रुद्रतामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जो विस्तृत रूप से बड़े अभिलेखों में आता है। ओके, अयोध्या लेख में हमको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, गार्गी संहिता याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण आपका ज्योतिष ग्रंथ है। अब आते हैं कथानक पे, हम लोग चलते हैं। अगर कथानक की बात करें तो कहता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बने। अग्निमित्र ने कुल मिला के लगभग इन्होंने 7 से 8 वर्ष तक शासन किया है, 149 से लेकर 141 तक। ठीक है, तो 149 से लेकर 141 BC तक इन्होंने शासन किया है। ये विदिशा के राजा थे, और इनकी 3 प्रमुख रानियां हैं। एक है धारिणी, सेकंड इज इरावती, एंड थर्ड वन इज मालविका, मालव विदर्भ प्रदेश की। ठीक, कथानक यह कहता है कि तत्कालीन समय में विदर्भ जो है, विदर्भ याद रखिएगा, मालव विदर्भ की ही राजकुमारी थी मालविका। विदर्भ राज्य में
उस समय यज्ञसेन जो थे वो शासक थे। यज्ञसेन जो हैं इनको शुंगों का प्रकृत मित्र मतलब स्वाभाविक शत्रु कहा गया है। और यह कहा जाता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया, तो वहाँ के एक प्रमुख मंत्री और उसके साले को उन्होंने क्या किया था, कैद करा दिया था, जो कि बृहद्रथ के संबंधी थे। और उनका संबंध किसे था, यज्ञसेन से। तो यज्ञसेन जो थे इसीलिए लगातार इनके शत्रु बने रहे, विरोधी बने रहे। और यज्ञसेन जो है इन्होंने कभी भी शुंगों की अधीनता नहीं स्वीकार किया था। ये जो था एक प्रकार से विवाद चल रहा था। विदर्भ राज्य जो है इसे नव सरोपण शिथिल अस्तरु कहा गया है। इसका मतलब होता है कि जो अभी शीघ्र ही स्थापित हुआ है, ऐसा राज्य जो भी शीघ्र स्थापित हुआ है। तो कहा जाता है कि यज्ञसेन का जो मूल विवाद था राजगद्दी के लिए, वो उनके चचेरे भाई थे माधव सेन के साथ था। माधव सेन का संपर्क जो था अग्निमित्र और शुंगों से था। कहा जाता है कि माधव सेन जब सहयोग प्राप्त करने के लिए, समर्थन प्राप्त करने के लिए ये विदिशा राज्य जा रहे थे अग्निमित्र से मिलने के लिए, उसी दौरान यज्ञसेन ने इनको कैद करा लिया। यज्ञसेन ने कैद करा लिया। साम्राज्य में जो थी अराजकता आ गई, साम्राज्य की स्थिति जो है हैपजार्ड हो गई। ऐसे हैपजार्ड स्थिति में माधव सिंह की जो बहन थी मालविका भी वहाँ राजधानी छोड़ने के लिए बाध्य हुई और वहाँ से वो भी पलायन कर गई, भाग गई। और उसके बाद कहता है कि जब भाग गई तो भागने के बाद वह किसी तरह प्रयास करते करते वह पहुंच जाती है, कहाँ पे पहुंच जाती है, विदिशा में। जब विदिशा में पहुंच जाती है तो वहाँ पे इसको किसी निकट संबंधी दरबारी के माध्यम से इनको जो रानी थी धाड़ी की परिचारिका के रूप में, उनके सेवक के रूप में उनको रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कथानक आती है। बाद में शुरुआती दौर में इनका अच्छा संबंध था धाड़ी से। तो धाड़ी ने क्या किया था कि इनको कला साहित्य सिखाने के लिए नाट्याचार्य गणदास को नियुक्त कर दिया था। ठीक, गणदास को नियुक्त कर दिया था। यहाँ तक कथानक यहाँ लेते हैं। कहा जाता है कि इसी दौरान माधव सेन की कैद का बदला लेने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए अग्निमित्र ने वीरसेन के माध्यम से, वीरसेन इनके हैं सेनापति वीरसेन के माध्यम से एक सेना भेज दिया विदर्भ राज्य पे आक्रमण करने के लिए। और वह सेना जो है सफल हुई और इसके पश्चात विदर्भ राज्य को यज्ञसेन और माधव सेन दोनों के बीच में बांट दिया गया। और दोनों के बीच में जो आपका वर्धा नदी है, वर्धा नदी दोनों के बीच की सीमा मान ली गई। तो वर्धा नदी क्या हो गई, आपके दोनों के बीच की सीमा हो गई। अब इसके पश्चात अगला कथानक कि कहा जाता है कि विदर्भ राज्य में घूमते हुए अग्निमित्र को मालविका का एक चित्र दिखाई दिया और उस चित्र को देखने के बाद ही अग्निमित्र का मालविका से प्रेम हो गया। अच्छा, मालविका से प्रेम हो गया। अब अग्निमित्र क्या किए, जब वापस अपनी राजधानी लौट के आए तो उनको नहीं पता था कि यहाँ पे पहले से मालविका हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या किया, ये कहा गया कि कुछ समय बाद जब यह सूचना रानी धाड़ी को मिला कि अग्निमित्र जो हैं वो मालविका का चित्र वहाँ पे देखे हैं और उनके प्रति आसक्त हैं, तो उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया कि अग्निमित्र और मालविका का किसी तरह भी सामना न होने पाए। लेकिन इसी के बीच में यहाँ पे अग्निमित्र के एक विदूषक हैं, क्लोन हैं, और जो कि इनका नाम है विदूषक गौतम जो हैं ये अग्निमित्र के बड़े क्लोज थे। और इन्होंने प्रयास किया कि दोनों की मुलाकात हो पाए। इस प्रयास में बकुला वाल्की जो थी एक अन्य महत्वपूर्ण सेविका हैं, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। कहा जाता है कि इस दौरान बकुला वाल्की और गौतम विदूषक के प्रयास से यह राजा को पता चल गया कि मालविका यहीं पे हैं, जो उन्होंने चित्र देखा है मालविका यही हैं, ये हो जाता है। लेकिन इनकी दूसरी रानी जो थी इरावती,
इनको भी सूचना मिल जाती है और इरावती भी विरोध करती हैं मालविका का। और इरावती क्या करती हैं, इरावती धाड़ी जो मुख्य रानी थी, धाड़ी का कान भरती हैं और धाड़ी से बताती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। धाड़ी को इतना बहला फुसला देती हैं कि धाड़ी ने क्या किया, मालविका को और बकुला बालिका को दोनों को कैद करा लिया। जब दोनों को कैद करा के बंद करा दिया और जो कैद खाने के रक्षक थे उनको उन्होंने एक अपने सर्प चिन्ह वाली अंगूठी दे दिया और कहा जब तक कि सर्प चिन्ह वाली अंगूठी, ये दिया किसने, इरावती ने दिया था, जब तक कि सर्प चिन्ह वाली अंगूठी कोई ला के नहीं दिखाएगा तब तक इनको कैद से मुक्त नहीं करना है। यहाँ तक कथानक चला। यह बात पता चल गई, अग्निमित्र को पता चली, यह बात विदूषक गौतम पता चली, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि किसी तरह मालविका को छुड़ाया जाए और अग्निमित्र से मिलाया जाए। तो कहा जाता है कि इसी दौरान धाड़ी को देखने के लिए, कुछ वो अस्वस्थ थी तो उनको देखने के लिए अग्निमित्र जो हैं यह जाते हैं उनके महल में। जब उनके महल में जाते हैं तो उसी दौरान विदूषक गौतम क्या करता है, विदूषक गौतम केतकी काटा है, उस कांटे से उसने क्या किया, अपने पैर में सर्प का चिन्ह बनवा दिया, सर्प दंश का चिन्ह, कैसा लगे कि सर्प ने उसे काटा है। ठीक है, यह गौतम जो थे ब्राह्मण थे। तो जैसे ही वह पहुँचे तो इन्होंने बहाना बना लिया कि मुझे सर्प ने काट लिया है। ठीक है, और सर्प काटा है तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, सर्प चिन्ह वाली अंगूठी अगर उस वहाँ पे टच करा दिया जाएगा तो वो इस दंश से मुक्त हो जाएंगे और जिंदा बच जाएंगे। रानी को लगता है कि ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी, इसलिए रानी ने क्या किया, रानी ने वो सर्प चिन्ह वाली अंगूठी जो है वहाँ से मंगा के इनको दे दिया। जब ये अंगूठी पा गए तो उस अंगूठी को पाने के कुछ समय बाद ये जाते हैं और वहाँ के रखवाले से जो कैद खाने में थे उनको दिखाकर मालविका को मुक्त करा देते हैं। जब मालविका को मुक्त करा के दे देते हैं और लाते फिर अग्निमित्र से मिला देते हैं। जब अग्निमित्र से मालविका तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पूरा कथानक ये बताया जाता है कि मालविका साधारण कन्या नहीं है, ये विदर्भ राज की राजकुमारी हैं और ये अज्ञातवास के कारण भागते हुए यहाँ तक पहुँची थी और उसके बाद ये सेविका के रूप में रहने के लिए मजबूर हो गई। ये माधव सेन की बहन है, इनका संबंध राजकीय घराने से है। जब यह बात पता चलती है तो उसके पश्चात धाड़ी, इरावती आदि सभी लोग तैयार हो जाती हैं और उनको सम्मान के साथ रखती हैं और फिर अग्निमित्र के साथ उनका विवाह करा देती हैं। तो यह कथानक जो है हमको मालविकाग्निमित्रम में प्राप्त हो रही है। यही आपके मालविकाग्निमित्रम की मूल कहानी है, जो कि अग्निमित्र और मालविका दोनों के मेल मिलाप की कहानी है और इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्रम नामक महत्वपूर्ण नाटक ग्रंथ में। ठीक है, तो यही आपकी इसकी मूल कथानक है, यही मूल कहानी है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जहाँ यह कथानक जो है एक रोमानियत लिया हुआ है, एक रोमानी कहानी है, ठीक उसी तरह इसमें हमारे पास अनेक ऐतिहासिक स्रोत, शुंग काल के सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, उनके परिवेश और यहाँ तक कि उस समय के यवन आक्रमण आदि के संदर्भ में भी विस्तृत जानकारी हमको मालविकाग्निमित्रम में, गार्गी संहिता में, महाभाष्य में आदि ग्रंथों में हमको प्राप्त होती है। तो यह एक महत्वपूर्ण कथानक हो सकता है इतिहास की दृष्टि से, तो इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस भी है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ तक अब हो गया। अगली टर्न पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे रानी नागानिका, रानी प्रभावती आदि। ओके, थैंक यू वंस अगेन।